कल लास्ट मोमेंट में हम डिस्कस कर रहे थे एंड हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिए हैं। नंबर ऑफ सिलेक्शंस by taking any number of objects. First case था number of selections by taking any number of objects. कल भी बताया था ये जो क्वेश्चन है इससे पहले जो क्वेश्चन हमने निकाल लिए उनसे कैसे डिफरेंट है, क्योंकि पहले जो क्वेश्चन हमने निकाले थे कितने ऑब्जेक्ट हैं उसमें से कितने ऑब्जेक्ट्स को एक साथ लेकर कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जितने ऑब्जेक्ट्स एक कॉम्बिनेशन में हमें शामिल करने हैं वो चीज़ फिक्स नहीं। तो कितने ऑब्जेक्ट्स को एक साथ लेकर मैं कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ, एक ऑब्जेक्ट को भी साथ लेकर कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है, दो को साथ लेके कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, 3, 4 और सभी को साथ लेके कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आपको कितने बताए थे, 2 रेज़ टू पावर। डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, उसमें से एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को साथ लेते हुए हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे 2 रेज़ टू पावर n। नॉन एम्प्टी जो सिलेक्शन होंगे उसमें मैंने कल बताया था नॉन एम्प्टी सिलेक्शन 2 रेज़ टू पावर n। एक जो हमारे पास केस किया था नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस विद द हेल्प ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स बाय टेकिंग नो ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं हो रहा इस केस में। टोटल n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, इनमें से एक को एक साथ लेकर कितने ग्रुप या कॉम्बिनेशन बना सकते हैं NC1, 2 को साथ लेके कितने बना सकते हैं NC2, 3 को साथ लेके कितने बना सकते हैं NC3 और n को साथ लेके कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं NCn। ये जितने भी कॉम्बिनेशन हैं यहाँ तक ये सारे नॉन एम्प्टी सिलेक्शन है। सभी केसेज में कम से कम एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट जरूर होता है। एक ये अकेला केस है जो एम्प्टी सिलेक्शन में काउंट होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट ही नहीं हुआ। इन सब का सम 2 रेज़ टू पावर n होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस बाय टेकिंग एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितना था, 2 रेज़ टू पावर n। और नॉन एम्प्टी सिलेक्शन कितने थे, 2 रेज़ टू पावर n -1। ये बड़ा केस जो है यहाँ से हमने क्या कर दिया था, हटा दिया था, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं होगा। उसके बाद इसमें केस हमने लिया था कि भी टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से p ऑब्जेक्ट्स को हमेशा शामिल करना है, r ऑब्जेक्ट्स को एक साथ लेते हुए कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। और दूसरा केस था कि p ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको किसी भी कॉम्बिनेशन में शामिल नहीं करना। उसके बाद लास्ट मोमेंट पे मैं ले रहा था गिवन p ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन काइंड, p ऑब्जेक्ट जो है वो एक टाइप के दिए हुए हैं, q ऑब्जेक्ट्स are of second kind and are objects। ये 3 भी हो सकते हैं, 3 टाइप के ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, 4 टाइप के भी हो सकते हैं, 2 टाइप के भी हो सकते हैं। are objects are of third type। एलिमेंट वाले बुक के अंदर आप देखोगे ये कॉन्सेप्ट उसमें है ही नहीं, ये एक्सरसाइज ये टॉपिक उसमें है ही नहीं। तो एक तरह से कंपटीशन पार्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका है हमारा, उसमें डिवीजन इनटू ग्रुप्स और ये वाला जो टॉपिक है वो उस बुक में है ही नहीं। तो कंपटीशन जो पार्ट है इसका वही मान के चलो स्टार्ट हो चुका है। p ऑब्जेक्ट्स हैं, टोटल हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट हो गए, p + q + r। नंबर ऑफ अगेन सेम सिचुएशन, number of combinations by taking any number of objects
जो पी ऑब्जेक्ट एक टाइप के हैं ना, सबसे पहला जिसमें एक पॉइंट क्लियर हो, एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है कि जो टोटल मेरे पास पी प्लस क्यू प्लस आर ऑब्जेक्ट हैं, उसमें से पी ऑब्जेक्ट एक टाइप के हैं, क्यू ऑब्जेक्ट दूसरी टाइप के हैं और आर ऑब्जेक्ट तीसरी टाइप के हैं। किसी भी सिलेक्शन में इन पी ऑब्जेक्ट्स को मैं पी प्लस वन तरीके से शामिल कर सकता हूँ। मतलब जो भी ग्रुप्स बनेंगे, जो भी सिलेक्शंस बनेंगे, जो भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे, उनमें ऑब्जेक्ट्स की संख्या एक हो सकती है। अब एक कौन सा, जो पी एक जैसे इनमें से भी एक हो सकता है कोई एक, क्यू एक जैसे उनमें से भी कोई एक हो सकता है, और जो आर एक जैसे उनमें से भी कोई एक हो सकता है। दो हो सकते हैं, दो हो सकता है यहाँ से दोनों, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। तो टोटल जो हम यहाँ पर कॉम्बिनेशनल सिलेक्शंस बना सकते हैं, तो मैक्सिमम जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होंगे, मैक्सिमम किसी भी ग्रुप के अंदर, किसी भी कॉम्बिनेशन के अंदर, उनकी संख्या में कितनी मिलेगी, P प्लस क्यू प्लस आर, और मिनिमम ऑब्जेक्ट एक भी नहीं। तो किसी भी these P alike objects can be involved in any group in P plus one range। इसी प्रकार जो Q alike objects हैं can be involved in any group in how many ways, Q plus one ways। और जो R एक टाइप के ऑब्जेक्ट हैं वो किसी भी ग्रुप के अंदर टोटल कितने तरीके से शामिल हो सकते हैं, R plus one ways। कैसे आए ये P plus one? जो P एक टाइप के ऑब्जेक्ट है ना, मतलब P ऑब्जेक्ट्स को किसी भी ग्रुप के अंदर में P plus one वेज से कैसे शामिल करना है। बेटा मैं सीधा रिजल्ट में लिख सकता था कि भाई ये आंसर है, याद कर लेना रिजल्ट को। हम कोशिश कर रहे हैं समझाने की, जो P alike ऑब्जेक्ट्स हैं इनको किसी भी एक कॉम्बिनेशन में P plus one तरीके से कैसे शामिल कर सकते हैं। किसी भी कॉम्बिनेशन में जो P ऑब्जेक्ट है एक टाइप के, मैं एक भी ऑब्जेक्ट को शामिल नहीं कर रहा, वो एक केस काउंट हो जाएगा कि ये वाले जो P ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं उनमें से मैंने उस कॉम्बिनेशन में किसी भी ऑब्जेक्ट को शामिल नहीं किया। जो P ऑब्जेक्ट है उनमें से एक को मैं शामिल कर सकता हूँ, दो को शामिल कर सकता हूँ, तीन को शामिल कर सकता हूँ और सभी को शामिल कर सकता हूँ। तो टोटल इन P ऑब्जेक्ट्स का इन्वॉल्वमेंट किसी भी कॉम्बिनेशन के अंदर, किसी भी सिलेक्शन के अंदर कितने तरीके से पॉसिबल है, P plus one वेज। इसमें आप इसका रीजन दे सकते हो, कैन बी इन्वॉल्व इन हाउ मेनी वेज, इन एनी ग्रुप इन P plus one वेज। कैसे, यहाँ से बाई टेकिंग 0 1 2 3 एंड सो ऑन, लास्ट में P ऑब्जेक्ट्स। मतलब P ऑब्जेक्ट्स में से एक भी ऑब्जेक्ट नहीं लिया, वो इन P ऑब्जेक्ट्स को किसी भी ग्रुप में शामिल करने का पहला तरीका हो गया। एक ऑब्जेक्ट को ले लिया, दो को ले लिया, तीन को ले लिया, सभी को ले लिया। इसी प्रकार जो Q ऑब्जेक्ट एक टाइप के हैं वो कितने तरीके से शामिल हो सकते हैं किसी भी ग्रुप में, Q plus one वेज। और जो R ऑब्जेक्ट एक टाइप के हैं उसमें से कोई भी एक या इन ऑब्जेक्ट्स को किसी भी कॉम्बिनेशन में कितने तरीके से शामिल किया जा सकता है, R plus one वेज। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस हमारे पास आ गए इसके अंदर P plus one, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स Q plus one और R plus one। इसमें एक जो सिलेक्शन हमारे पास है वो एम्प्टी सिलेक्शन होगा। ये टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं, ऑब्जेक्ट्स की संख्या कितनी हो सकती है, कितनी हो सकती है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और P plus Q plus R भी हो सकते हैं। इतनी ग्रुप बन गई। नॉन एम्प्टी सिलेक्शंस, नॉन एम्प्टी जो सिलेक्शंस हैं उनकी संख्या हमारे पास आ गई P plus one, Q plus one और R plus one, और माइनस निकल जाएगा। एक इकलौता सिलेक्शन ऐसा है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं होगा। ये जो P ऑब्जेक्ट लिए थे उनमें से भी कोई भी नहीं लिया मैंने। जो P ऑब्जेक्ट एक टाइप के हैं उनमें से किसी भी ऑब्जेक्ट को शामिल नहीं करा। Q ऑब्जेक्ट दूसरी टाइप के उनमें से भी किसी भी ऑब्जेक्ट को शामिल नहीं किया, और R ऑब्जेक्ट तीसरी टाइप के हैं उनमें से भी किसी भी ऑब्जेक्ट को शामिल नहीं किया। अल्टीमेटली कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं होगा, और कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं होगा उसको मैं एम्प्टी सिलेक्शन कह रहा हूँ। तो वो इकलौता हमारे पास एम्प्टी सिलेक्शन है। बाकी सारे जो सिलेक्शंस होंगे, ग्रुप्स होंगे, उनमें कम से कम एक ऑब्जेक्ट शामिल जरूर है। बेटा ये चैप्टर ऐसा है, बता देता हूँ, समझ के निकालोगे ना तो ही बात करेंगे।
क्राइम करने में कुछ है ही नहीं इसमें, क्राइम करने के लिए इसमें कुछ है ही नहीं। पीछे वाली सिचुएशन से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ प्रत्येक ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट शामिल करना है वो चीज़ फिक्स नहीं है। एक भी शामिल कर सकता हूँ, 2 भी शामिल कर सकता हूँ, 3 भी शामिल कर सकता हूँ और P+Q+R भी शामिल कर सकता हूँ। इस वजह से एक पॉइंट इसमें आ रहा है। तो टोटल सिलेक्शन इतने और नॉन एम्प्टी सिलेक्शन हमारे पास एक माइनस कर देना, ये नॉन एम्प्टी सिलेक्शन। उसके बाद इसमें केस आता है, हाँ क्या हुआ? दो टाइप के ऑब्जेक्ट ले लिए मैंने 3 की बजाय, 2 A हैं और 3 B हैं। टोटल हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट हैं? 5 हैं। तो मैक्सिमम किसी भी ग्रुप के अंदर कितने ऑब्जेक्ट शामिल हो सकते हैं? किसी भी कॉम्बिनेशन के अंदर मैक्सिमम कितने ऑब्जेक्ट शामिल हो सकते हैं? 5। 5 से ज़्यादा तो मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता और मिनिमम एक भी सिलेक्ट ना करूँ। तो अब यहाँ पर ये चीज़ फिक्स नहीं है कि ये जो इतने सिलेक्शन बन रहे हैं ना, इसमें प्रत्येक सिलेक्शन में ऑब्जेक्ट्स की संख्या फिक्स नहीं है। इसमें वो ग्रुप्स या वो सिलेक्शंस भी हैं जिनमें एक ऑब्जेक्ट है, वो ग्रुप्स भी हैं जिसमें 2 ऑब्जेक्ट है। 2 कौन से? कहीं से हो सकता है, P वालों में से हो सकता है, Q में से हो सकता है, R में से हो सकता है, 2 मिल सकते हैं एक जगह से। तो अब यहाँ से किसी भी सिलेक्शन में A को शामिल करना है। मैंने उस पर्टिकुलर सिलेक्शन में किसी भी A को शामिल नहीं किया। A can be used in any selection or in any group, selection group या combination एक ही चीज है, in any selection or group in 3 ways। कैसे? मैंने उस ग्रुप के अंदर ए को यूज ही नहीं किया, ए को शामिल ही नहीं किया, तो वो एक तरीका हो गया ए को इन्वॉल्व करने का। दोनों जो ए हैं उसमें से मैंने एक को शामिल कर लिया। एक भी यूज नहीं किया तो वो तरीका कैसे होगा? क्या? एक भी बार यूज नहीं किया तो उसको कैसे काउंट? भाई एक भी, मैं एम्प्टी सिलेक्शन कह रहा हूँ उसको। मैं यहाँ से कोई भी ए सिलेक्ट नहीं हो रहा, कोई भी बी सिलेक्ट नहीं हो रहा। कितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुए? एक भी। तो उसको मैं क्या कह रहा हूँ? एम्प्टी सिलेक्शन कह तो रहा हूँ। एम्प्टी सिलेक्शन का मतलब क्या है कि उस केस में कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं हो रहा। अब मान लो उसको मैं इग्नोर भी नहीं कर सकता, यहाँ से कोई भी ए तो एक भी सिलेक्ट नहीं हुआ और उसके साथ बी एक सिलेक्ट हो गया, तो एक ऑब्जेक्ट तो सिलेक्ट हो गया। मतलब ए एक भी सिलेक्ट नहीं किया, बी एक सिलेक्ट कर लिया। बी एक भी सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, एक जो एक है उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो कितना ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए? ना किसी ए को शामिल किया, ना किसी बी को शामिल किया। उस केस में एक भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिलेक्शन क्या कहलाएगा? इसके अंदर एम्प्टी सिलेक्शन। एम्प्टी सिलेक्शन हमारे पास कहलाएगा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट। अरेंजमेंट वाला कोई रोल नहीं यहाँ पर, केवल हमें ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आपके पास एक एम्प्टी सिलेक्शन होगा। अब यहाँ से मैं कितने तरीके से सिलेक्ट करूंगा? किसी भी ए का इन्वॉल्वमेंट 3 तरीके से हो सकता है और बी का इन्वॉल्वमेंट हो बी in how many ways? 4 ways। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी आके हमें कॉन्सेप्ट इसमें डिस्कस करेंगे। कोई भी नेचुरल नंबर है उसके फैक्टर्स की संख्या इसी से मिलता जुलता है बिल्कुल से। कोई भी नेचुरल नंबर है उसके फैक्टर्स की संख्या, उसके फैक्टर कितने होंगे, प्रॉपर फैक्टर कितने होंगे और इम्प्रॉपर फैक्टर कितने होंगे। बी का इन्वॉल्वमेंट 4 तरीके से कैसे? एक बी ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ और एक भी नहीं लिया। तो बी का इन्वॉल्वमेंट कितने तरीके से होगा? 4 तरीके से। ए का इन्वॉल्वमेंट कितने तरीके से था? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। एनी नंबर ऑफ ए एंड एनी नंबर ऑफ बी कैन बी सिलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज? 3 into 4 12 वेज। लेकिन उस 12 वेज में से एक तरीका ऐसा है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा ही नहीं। ना कोई ए लिया ना कोई बी लिया, कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट, तो वो सिलेक्शन कैसा कहलाएगा? एम्प्टी सिलेक्शन। वो एक माइनस का, बाकी सारे के सारे कैसे हैं? क्लियर हो गया? बोलो। देखो इसमें अगर कहीं डाउटफुल सिचुएशन है, अगर इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम कर लिया ना, तो जो असाइनमेंट साथ में उसका हिंट मैंने दे दिया है, असाइनमेंट प्लस उसका हिंट भी दे रखा है, वो क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
कुछ एक में आ सकता है, कोई हिडन ऐसा कॉन्सेप्ट होगा सर यहाँ पर ये चीज़ कैसे मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहा है या इसमें से माइनस ऐड कर रहा है, वो बात समझ में नहीं बैठ रही, तो वो चीज़ हम क्लियर कर लेंगे। देखो सिलेबस मैंने पहले बता दिया, थोड़ा सा लेंथी है इस बार, तो उसके अंदर काम आप लोगों को खुद करना पड़ेगा। कभी ये सोच रहे हो कि सारा का सारा इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर हो जाए, पॉसिबल। इसीलिए मैं इनकी प्रूफ वगैरह को डिस्कस कर रहा हूँ, अदरवाइज मेरा काम मैं कल ही सारे रिजल्ट ले देता भाई ये चीज़ें, और यहाँ पर वो रिजल्ट अप्लाई होगा, यहाँ पर वो रिजल्ट अप्लाई होगा, यहाँ पर वो रिजल्ट अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई हुआ उसका पता ही नहीं। सभी केसेस में पी ऑब्जेक्ट अलग है, यहाँ पर क्यू ऑब्जेक्ट दूसरी टाइप के हैं, आर ऑब्जेक्ट तीसरी टाइप के हैं, टोटल पी प्लस क्यू प्लस आर ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास है नंबर ऑफ ग्रुप्स और सिलेक्शंस और कॉम्बिनेशंस विद द हेल्प ऑफ P alike objects, Q alike objects of second type, and R objects are different. अब ये कैसे? P ऑब्जेक्ट एक टाइप के हैं, Q ऑब्जेक्ट दूसरी टाइप के हैं, और R ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, R डिफरेंट है, तो टोटल सिलेक्शंस कितने होंगे और वही नॉन एम्प्टी सिलेक्शन कितने होंगे? इन दिस केस टोटल सिलेक्शंस वही, जो P ऑब्जेक्ट एक टाइप के हैं उनमें से किसी भी एक ऑब्जेक्ट को मैं किसी भी सिलेक्शन में कितने तरीके से यूज कर सकता हूँ? वही P+1 हो गई। अरे एक मेन पॉइंट है यहाँ पर जो डिफरेंस डाल रहा है वो ये है कि जो ग्रुप्स बन रहे हैं, जो सिलेक्शंस बन रहे हैं, जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, उनमें ऑब्जेक्ट्स की संख्या फिक्स नहीं है। P ऑब्जेक्ट्स जो हमारे पास एक जैसे हैं कैन बी इन्वोल्व्ड in any group in how many ways? P+1 ways. Q ऑब्जेक्ट जो दूसरी टाइप के हैं वो कितने तरीके से यूज हो सकते हैं? Q+1 ways. जो R डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, R डिफरेंट ऑब्जेक्ट, each of them can be used, can be involved in two ways. Each of the R different objects can be involved in any group or selection in two ways. कैसे है टू? जो आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं ये लिख रहा हूं यहाँ पर कि प्रत्येक ऑब्जेक्ट को किसी भी ग्रुप के अंदर दो तरीके से शामिल कर सकते हैं। कैसे? या तो उसको शामिल करेंगे या उसको शामिल नहीं करेंगे। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट कितने हैं? आर। उसमें से पहला ऑब्जेक्ट कितने तरीके से शामिल हो रहा है? दो तरीके से। दूसरा भी कितने तरीके से? दो तरीके से। तीसरा भी कितने तरीके से? दो तरीके से। और आर एफ भी कितना? तो यहाँ पर टोटल जो सिलेक्शंस बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स वो आपके पास आ गए P+1 into Q+1 into 2 raised to power r, total number of groups. Again there is only one empty selection. empty selection का मतलब है वो ग्रुप जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट शामिल नहीं है। एंड नॉन एम्प्टी सिलेक्शंस, नॉन एम्प्टी में कहेगा टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स दैट कैन बी मेड बाय टेकिंग एट लीस्ट वन, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस दैट कैन बी मेड बाय टेकिंग एट लीस्ट वन। एट लीस्ट का मतलब क्या हुआ कि जो टोटल P+Q+R ऑब्जेक्ट हैं उसमें से जो ग्रुप्स बने उसमें कम से कम एक ऑब्जेक्ट शामिल जरूर होना चाहिए। कौन सा? वो डिफरेंट वाला है या जो आइडेंटिकल है उनमें से कोई एक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो नंबर ऑफ ग्रुप्स बाय टेकिंग एट लीस्ट वन ऑब्जेक्ट, वो ग्रुप्स आपके पास क्या हो जाएंगे इसके अंदर? P+1 into Q+1 into 2 raised to power r। ये 2 raised to power r क्यों है?
जो आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, प्रत्येक ऑब्जेक्ट को कितने तरीके से शामिल कर सकते हैं? 2 तरीके से। इसीलिए 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया? r टाइम्स। और लास्ट में उसमें से क्या लिख देंगे? एक माइनस क्यों हो रहा है? किसके नाम का एक माइनस हो रहा है? क्योंकि हमारे पास वो सिलेक्शन है जिसमें नो ऑब्जेक्ट विल बी सिलेक्टेड, नो ऑब्जेक्ट विल बी सिलेक्टेड, वो हमारे पास ये एम्प्टी सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ, और ये बाई टेकिंग एट लीस्ट वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ p प्लस q प्लस r ऑब्जेक्ट्स। इसके बाद इसमें आता है डिवीजन इनटू ग्रुप्स। अभी जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया इसकी हेल्प से आप कोई भी नेचुरल नंबर है उसके जो फैक्टर्स हैं उनकी संख्या निकाल सकते हैं। अब हम वही कॉन्सेप्ट डिस्कस करें जो हमारे सब्जेक्टिव सिलेबस के पार्ट नहीं है। नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ ए नेचुरल नंबर। इस कॉन्सेप्ट को यहां कैसे अप्लाई करेंगे वो देखिए। लेट कोई भी आपके पास नेचुरल नंबर है, आप उसको सबसे पहले लिखो p1 रेज टू पावर अल्फा 1, p2 रेज टू पावर अल्फा 2, p3 रेज टू पावर अल्फा 3 एंड सो ऑन। लास्ट में आ जाएगा pn रेज टू पावर अल्फा n। देयर p1 p2 p3 एंड सो ऑन, pn आर प्राइम नंबर्स। p1 p2 p3 और pn सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं एंड अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड सो ऑन अल्फा n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब इनमें से कोई जीरो हो सकता है, अदरवाइज ये सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर आप कह सकते हो। जो पावर्स है वो होल नंबर्स हैं और जो बेस हमारे पास है वो क्या होगा? प्राइम नंबर। आपसे पूछेगा कि इस कैपिटल N के फैक्टर्स की संख्या बताओ। देन नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ दिस N। फैक्टर्स का मतलब क्या होगा? सपोज कैपिटल N आपके पास 2 की पावर 3 3 की पावर 2 है। तो जब मैं फैक्टर्स की बात कर रहा हूं, अकेला 2 इसका फैक्टर है या नहीं? 2 की पावर 2 इसका फैक्टर है या नहीं? 2 की पावर 3 इसका फैक्टर है या नहीं? है। और मैंने 2 की कोई भी पावर नहीं ली, वो भी इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा? 2 की कोई भी पावर ना लेने का मतलब 1 आ गया। 1 हर नेचुरल नंबर का फैक्टर है। इसका मतलब जो फैक्टर्स हमारे पास हैं, इस कैपिटल N के फैक्टर्स की हम बात करेंगे, उसमें जो 2 की पावर्स हैं उनको मैं कितने तरीके से यूज कर सकता हूँ? कितने तरीके से? कोई भी पावर नहीं ली 2 की, किसी भी फैक्टर में 1 पावर ले ली, 2 पावर ले ली, 3 पावर। इसी प्रकार 3 की पावर 2 दी हुई है, 3 की पावर्स को किसी भी फैक्टर के अंदर कितने तरीके से यूज कर सकता हूँ? 3। नो पावर ऑफ 3, नो पावर ऑफ 3 एंड 1 पावर। तो सेम सिचुएशन। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे आपके पास, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ये आपके पास आ गए। 2 की पावर्स का इन्वॉल्वमेंट 4 तरीके से और 3 की पावर्स का इन्वॉल्वमेंट 3 तरीके से, इक्वल टू कितना आ गया? इसमें 1 भी शामिल है और ये नेचुरल नंबर m भी शामिल है। ये जो 12 फैक्टर्स बनेंगे इसमें कौन कौन शामिल है? 1 भी और नेचुरल नंबर इटसेल्फ। अरे एक 2 यहाँ से लिया, एक 3 यहाँ से लिया, उनको मल्टीप्लाई कर दिया, क्या 2 × 3 फैक्टर होगा फिर 72 का? होगा ना। एक 2 ले रहा हूँ यहाँ से, दोनों 3 ले रहा हूँ, दोनों 3 का मतलब 9 × 2 80, क्या 1872 का फैक्टर है? ये 72 है, 1872 का फैक्टर है। अगर हम इसके फैक्टर्स की एक्चुअली काउंट भी करें, कौन कौन इसको डिवाइड करेगा? मैंने लिखा है 12 फैक्टर्स इसके।
वन एंड इटसेल्फ, इन दोनों को हम कहते हैं इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फैक्टर्स, और बाकी सारे के सारे 12 माइनस 2 ये कहलाएंगे प्रॉपर फैक्टर्स। जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स मैं निकाल रहा हूं उसके अंदर 1 भी शामिल होगा और वो नेचुरल नंबर n भी शामिल होगा। ये दोनों के दोनों उस नेचुरल नंबर n के इम्प्रॉपर फैक्टर कहलाते हैं। और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में से अगर मैंने 2 माइनस कर दिया तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉपर फैक्टर्स। तो यहाँ अगर इसके फैक्टर्स हम देखें तो सबसे पहले 1 इसका फैक्टर आएगा, 2 raised to power 3 8 into 9 72, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 12 आ गया, उसके बाद 80, उसके बाद 24 आएगा, 36 आएगा, 72 आएगा, और बीच में रह गया कोई 9 रह गया, 8 रह गया, 8 भी आएगा और 9 भी आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल फैक्टर कितने आ गए, 12। इसमें 1 भी शामिल और 72। ये दोनों कैसे फैक्टर हैं इसके, और बाकी सारे, और इसका और कोई फैक्टर पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n इक्वल टू, किसी भी फैक्टर में जो p1 की पावर्स अल्फा 1 है, इनका इन्वॉल्वमेंट कितने तरीके से पॉसिबल है, अल्फा 1। सबसे पहले ध्यान रहे उस नेचुरल नंबर को प्राइम फैक्टर्स की पावर्स के रूप में एक्सप्रेस करना जरूरी है। अब इसको 8 है, 8 की पावर हम लिख देना, और फिर इसका इन्वॉल्वमेंट 2 तरीके से, 2 गुणा 2, क्योंकि 8 हमारे पास प्राइम नंबर। जिस भी नेचुरल नंबर के फैक्टर्स की संख्या निकालनी है, जिस भी नेचुरल नंबर के फैक्टर्स की संख्या निकालनी है, उसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन और उनकी पावर्स। जो जो प्राइम फैक्टर पॉसिबल है उनकी पावर्स के रूप में आप एक्सप्रेस करोगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n, अल्फा 1 + 1 इनटू अल्फा 2 + 1 एंड सो ऑन, लास्ट में आ जाएगा अल्फा n + 1। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। प्रॉपर फैक्टर्स, जो प्रॉपर फैक्टर्स हैं उनकी संख्या है, इसमें सिर्फ 2 माइनस कर देना बस, अल्फा 1 + 1 अल्फा 2 + 1 एंड सो ऑन अल्फा n + 1, इसमें से 2 माइनस कर दिया, क्या करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद एक इसमें पॉइंट आ जाता है कि भी जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं उसमें से इवन फैक्टर कितने हैं और ऑड फैक्टर कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ जो फैक्टर्स आ गए किसी भी नेचुरल नंबर के, उसमें से इवन जो फैक्टर्स हैं उनकी संख्या कितनी है और ऑड फैक्टर्स हैं उनकी संख्या कितनी है। इकलौता प्राइम नंबर होता है 2 जो इवन है, या और कोई ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है, केवल एक ही प्राइम नंबर है जो इवन भी है। तो अगर उस नेचुरल नंबर के प्राइम फैक्टर्स में 2 की पावर्स आई हुई है तो उनको साइड में कर दो। 2 की में कोई भी पावर यूज कर ही नहीं रहा, तो बढ़ने वाले सारे के सारे फैक्टर ओड हो गया, नहीं होंगे, आएंगे। तो यानी कि अगर मान लो सपोज आपके पास है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 5 एंड 5 की पावर 7, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात कर रहा है 4 into 6 into 8, 4 into 6 into 8। और अगर ऑड फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, ऑड फैक्टर्स 6 into, टोटल कितने हैं। अब बाकी सारे क्या बचे, देखो ये जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं इसमें तो इवन भी शामिल है। इन फैक्टर्स में कौन कौन शामिल है, इवन फैक्टर्स भी और ऑड भी है। कोई भी फैक्टर इवन किस केस में बन रहा है, जब उसके साथ 2 की कोई पावर मल्टीप्लाई होती है। अब 2 की जितनी भी पावर्स थी उनमें से मैंने कोई भी पावर यूज की ही नहीं, यानी कि जो फैक्टर्स बनाए वो 3 और 5 की पावर्स की अलग से बनाए। 3 की एक पावर ली, 2 ली, 3 4 5 कुछ भी लिया, उसके बाद 5 की पावर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन कुछ भी लिया, सिंप्लीफाई किया इसको, या फिर इनकी पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया। जो बढ़ने वाले फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, इकलौता प्राइम नंबर 2 होता है जो साथ के साथ इवन भी है। तो आपने 2 को इग्नोर करना है, 2 की किसी भी पावर को फैक्टर्स में शामिल नहीं करना है। तो ऑड फैक्टर्स कितने आ गए, 48।
ये टोटल देखिए, टोटल में से ओड माइनस कर दिए तो आई थिंक निकाल लोगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, निकल जाएगा। एक इसमें पॉइंट हमारे पास आता है, कोई भी नेचुरल नंबर है, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हम आराम से निकाल सकते हैं। आपसे कह दिया 36,000 किस दिया हुआ है, आप इसके फैक्टर्स बताओ भाई। यहाँ तो 72 था, 36 है, 60 है, 50 है, इसके तो हम काउंट करके भी निकाल सकते हैं। लेकिन जब नंबर हमारे पास नेचुरल नंबर बड़ा आ गया तो उस केस में किसी भी तरीके से आप वैसे तो टोटल फैक्टर निकाल ही नहीं सकते। हम क्या करेंगे, इसको प्राइम फैक्टर्स में चेंज करेंगे। क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, 6 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ। प्राइम नहीं है 6 और 10, इनको फर्दर ब्रेक करना है। 6 को क्या लिख लेंगे, 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2 और 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 5 रेज़ टू पावर 3, 2 की पावर 3 इंटू 2, 2 की पावर 5, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3। जो बेस हमारे पास है वो सारे के सारे कैसे नंबर है, प्राइम नंबर। बेस जो है वो सारे के सारे कैसे नंबर है, प्राइम नंबर। बता सकते हैं आराम से। इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, 5 + 1 इंटू 3 इंटू 4। और कितने होंगे, 3 इंटू 4 12, और टोटल में से 12 माइनस कर देना, वो सारे क्या आ जाएंगे। प्रॉपर हमेशा टोटल में से 2 माइनस करो, इम्प्रॉपर कितने 2। 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ जो है वो हमारे पास इसके अंदर क्या होंगे, इम्प्रॉपर फैक्टर्स, और बाकी सारे के सारे ठीक है। अब इसमें आता है कि जितने भी फैक्टर्स हैं ना उनका सम और निकलवा लेगा साथ ही साथ। एक और पॉइंट इसी, जितने भी फैक्टर्स हैं उनका सम, जितने भी फैक्टर्स हैं उनका हमें क्या निकालना है, सम। वो कैसे निकालेंगे, सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दिस कैपिटल एन। ठीक है, जो कैपिटल एन हमारे पास दिए हुए हैं उसके जितने भी फैक्टर्स आएंगे उन सबका सम। पहला फैक्टर आपके पास क्या था, इसका मतलब क्या, इस कैपिटल एन को मैं जितने तरीके से इसके फैक्टर बना रहा हूं, p की पावर 0 प्लस p की पावर 1 p1 की पावर प्लस p1 की पावर 2 प्लस एंड सो p1 की पावर अल्फा। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने क्या लिखा कि किसी भी फैक्टर के अंदर मैं p1 की कितनी पावर यूज कर सकता हूँ, कोई भी पावर नहीं, पावर 0। किसी भी फैक्टर के अंदर p1 जो प्राइम उसकी कितनी पावर यूज हो सकती है, 1। किसी भी फैक्टर के अंदर p1 की कितनी पावर यूज हो सकती है, 2। और किसी भी फैक्टर के अंदर p1 की सारी पावर यूज हो सकती है। इसी प्रकार p2 की किसी भी फैक्टर के अंदर कितनी पावर यूज हो सकती है, 0। p2 की कितनी पावर यूज हो सकती है, 1। p2 की कितनी पावर यूज हो सकती है, 2। और लास्ट में p2 की कितनी पावर यूज हो सकती है, अल्फा 2 एंड सो ऑन। लास्ट में pn की पावर 0, pn की पावर 1, pn की पावर 2 प्लस एंड सो ऑन। लास्ट में pn की पावर हमारे पास क्या जाएगा, अल्फा। इन सबको आपस में क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई। इन सबको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। फैक्टर्स आ जाएंगे, क्या है हमारे पास, फैक्टर्स आ रहे, उन सभी फैक्टर्स का सम निकालना है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इन सबको ऐड कर रहा है, अलग से ऐड कर लेता हूँ, इन सबको अलग से ऐड कर लेता हूँ, इन सबको अलग से ऐड कर लेता हूँ, और लास्ट में उनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो भी हमारे पास क्या जाएगा, सम। क्या ये जीपी है, नहीं। अब इनका सम कैसे निकालें, अरे जीपी है नहीं, ये भी जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये भी जीपी है। फर्स्ट टर्म यहाँ पर भी कितनी है, जो प्राइम p1 था उसकी पावर 0 है, तो फर्स्ट टर्म 1 होगी। कॉमन रेशियो यहाँ पर कितना आएगा, p1। यहाँ पर फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो कितना आएगा, p2। यहाँ पर फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो कितना आएगा, p8। तो इन सब का जो सम आएगा, जो इस n के फैक्टर्स हैं उन सब का सम, इट विल बी p1 रेज टू पावर अल्फा 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन p1 माइनस 1। इस जीपी के अंदर टर्म्स की संख्या कितनी, नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस जीपी
अल्फा 1 प्लस 1, क्योंकि दूसरी टर्म के अंदर पावर 1 है, तीसरी टर्म के अंदर पावर 2, लास्ट टर्म के अंदर पावर अल्फा 1 है, तो टोटल टर्म कितनी होगी अल्फा 1 प्लस 1, वही लिखा है मैंने। इसी प्रकार ये सम क्या आ गया p2 की पावर अल्फा 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में p2 माइनस 1 एंड सो लास्ट में क्या जाएगा p n की पावर अल्फा n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में pn। जितने भी फैक्टर्स आएंगे ये हमारे पास उन फैक्टर्स का क्या हो जाएगा सम हो जाएगा, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स। सबसे पहले आपको उस नेचुरल नंबर n के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उस फॉर्म में उसको लिखना पड़ेगा। ये फॉर्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस फॉर्म में चेंज नहीं किया तो उस केस में प्रॉब्लम आ सकती है। प्रैक्टिकली एक छोटा सा एग्जांपल लेके इन चीज़ों को वेरीफाई भी कर लें। इन छोटा सा एग्जांपल लेके इन चीज़ों को वेरीफाई भी कर लें, ठीक है। अगर मान लो कैपिटल N 60 है, 60 को मैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। कितने फैक्टर्स आएंगे 3 इंटू 2 इंटू 2, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, टोटल जो फैक्टर्स हैं कितने आएंगे 12। जैसे हमने 72 के निकाले थे 12 फैक्टर। अब इन सभी 12 फैक्टर्स का सम निकालना है। जो 12 फैक्टर हमारे पास है उन सबका क्या निकालना है हमें सम निकालना है। सम कैसे निकालो 2 की पावर 0, इसमें जस्ट अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 की वैल्यू पुट करनी है। p1 पहला प्राइम क्या होगा 2, p2 क्या है सीधा कंपेयर कर लो यहाँ से। प्राइम फैक्टराइजेशन में जो प्राइम नंबर्स आ रहे हैं जिनकी पावर्स हैं उन प्राइम्स की संख्या कितनी है 2 3 4 5 या इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कितने प्राइम है 3 है। कौन कौन 2 3 और 5, यानी कि p1 की वैल्यू तो 2 आ गई, p2 क्या हो गया 3 और p3 की वैल्यू अल्फा 1 कितना है 2, अल्फा 2 और अल्फा 3 दोनों वैल्यू पुट करो यहाँ पर। तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स विल बी p1 हो गया 2, उसकी पावर अल्फा 1 प्लस 1 अल्फा 1 2 है 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय नीचे 2 माइनस 1 इनटू नेक्स्ट कितना आएगा 3 की पावर 2 माइनस 1 अपॉन में 3 माइनस 1 2 और लास्ट में 5 रेज टू पावर 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 2 की पावर 3 8 माइनस 1 7, 3 की पावर 2 9 9 माइनस 1 8 बाई 2 4, 5 की पावर 2 25 माइनस 1 24 बाई 4 6। कितना आएगा सभी का सम 7 6 से 42 और 4 से 168। आप इस 60 में फैक्टर्स निकालोगे क्या आएंगे 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 10 12 15 20 30 और इन सब को ऐड करोगे इन सब का सम कितना मिलेगा 168। क्लियर होगी चीजें तीनों चारों कॉन्सेप्ट। कोई भी नेचुरल नंबर है उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लोगे आराम से, निकाल लेंगे। इवन फैक्टर्स की संख्या निकाल लेंगे, ऑड फैक्टर्स की संख्या निकाल लेंगे, प्रॉपर फैक्टर्स की संख्या निकाल लेंगे और जितने भी फैक्टर आएंगे उन सब का सम। आई थिंक सारा सब कुछ क्लियर है, निकालोगे ना। उसके बाद इसमें अगला पॉइंट हमारे पास आता है कि कोई भी आपको नेचुरल नंबर है उसका फैक्टोरियल दिया हुआ है। नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल है हाईएस्ट पावर ऑफ ए प्राइम नंबर विच अपीयर्स इन फैक्टोरियल ऑफ दैट नेचुरल नंबर, एक्सपोनेंट ऑफ p और लार्जेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ p which appears in the factorial of a natural number। किसी भी नेचुरल नंबर के फैक्टोरियल में कोई भी प्राइम है उसकी हाईएस्ट कितनी पावर अपीयर होगी।
एक्सपोनेंट पावर ऑफ प्राइम की इन एन फैक्टोरियल। किसी भी नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल दिया हुआ है, उसमें कोई भी प्राइम नंबर है, उसकी हाईएस्ट कितनी पावर अभी होगी। सपोज आपके पास आपसे कह रहे 20 का फैक्टोरियल है, इसमें 2 की मैक्सिमम कितनी पावर्स जो है वो पॉसिबल है। 20 फैक्टोरियल में 2 की मैक्सिमम कितनी पावर्स आएगी, यानी कि 1 से लेकर 20 तक का प्रोडक्ट है। 1 से लेकर, ये मैं सिंपल से उसके की तरफ बढ़ेंगे, 2 की बजाय कह देगा भाई 50 जो है ना 15, उसकी मैक्सिमम कितनी पावर्स आएंगी, उसमें इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। n फैक्टोरियल में 15 की मैक्सिमम कितनी पावर्स आ सकती हैं। 15 किस का प्रोडक्ट है, मैं n के फैक्टोरियल में ये चेक कर लूंगा कि 3 की मैक्सिमम कितनी पावर है और 5 की मैक्सिमम कितनी पावर है। मान लो 3 की पावर आ रही है 20 और 5 की पावर उसमें आ रही है 15, तो 15 की मैक्सिमम कितनी पावर बढ़ सकती है, मिनिमम पावर लेंगे। ये 15 का बढ़ेगा जितनी पावर 3 की उतनी पावर किसकी हो 5 की, तो 3 की मैक्सिमम पावर 20 और 5 की मैक्सिमम पावर 15। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 15 उस n के फैक्टोरियल में 15 जो आपके पास नेचुरल नंबर है, उसका जो हाईएस्ट पावर अपीयर होगा वो कितना आएगा। देखिए क्या है कॉन्सेप्ट, क्या मेथड है, शॉर्टकट है। पहले इसके अंदर प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन निकालते हैं। 1 से लेकर 20 तक के जो नेचुरल नंबर उनका कंटिन्यूड प्रोडक्ट है। 1 से लेकर 20 तक के जो नेचुरल नंबर है उनका कंटिन्यूड प्रोडक्ट दिया हुआ है। 2 की पावर्स किन में मिलेंगी, और में तो 2 की कोई पावर नहीं मिलेगी, तो इनमें से मैंने 2 सेपरेट जो इवन है वो सेपरेट कर लिए, 8 10 12 एंड सो ऑन 20 और ओड अलग निकाल लिए, 1 into 3 into 5 एंड सो ऑन 90। सब में से 2 की पावर एक बाहर निकालो, 2 की कितनी पावर बाहर होगी इसमें, 2 की पावर 10 बाहर आएगी, 2 की पावर 1 बाहर आएगी। एक तो केस ऑफ 2 + 4 + 6 प्लस एंड फ्रॉम 20 और एक प्रोडक्ट है। इस केस में क्या होगा, 2 की पावर किस केस में, यहाँ तो 2 की पावर 1 कॉमन आएगी, अंदर बच गया 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन रहेगा। लेकिन अगर ये मल्टीप्लाई है तो इसको लिखूंगा 2 × 1 2 × 2 2 × 3 2 × 4 2 × 5 2 × 6 2 × 7 2 × 8 2 × 9 2 × 10। तो 2 की टोटल कितनी पावर बाहर आ गई 10, अंदर क्या बचा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इनटू में इसके साथ ये, इसमें तो 2 की कोई पावर है ही नहीं। अब यहां से अंदर से फिर इवन अलग करता हूं, यहाँ इवन कौन कौन है 2 4 6 8 और 10, 2 की पावर 10 2 × 4 × 6 × 8 × 10 1 3 5 7 और 9 अलग कर दिया और ये भी इसके साथ करें, ये बड़ा ये मैं क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि हमें 2 की कोई पावर है ही नहीं, मुझे तो 2 की मैक्सिमम पावर तक जाना है। अब 2 की कितनी पावर बाहर आ सकती है 5, 2 की पावर 15 होगी, अंदर क्या बचा 1 2 3 4 5, ये वाला प्रोडक्ट एलिमेंट्स और ये वाला प्रोडक्ट एलिमेंट्स। 2 यहाँ से फिर और सेपरेट कर 2 और 4, 2 की पावर 1 ये रही और 2 की पावर 2 ये रही, तो टोटल 2 की पावर कितनी होगी 3। इसका मतलब 20 के फैक्टोरियल में 2 की मैक्सिमम कितनी पावर सेपरेट हो सकती है 20 के फैक्टोरियल में 2 की मैक्सिमम हमें कितनी पावर्स मिल सकती हैं, तो हमारा आंसर क्या हुआ 80। चलो ये तो 20 फैक्टोरियल था हमने निकाल लिया। अगर यहाँ पर 200 का फैक्टोरियल देते थे काफ़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, टाइम हो जाएगा। इसमें जिस नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल है ना उसको आप उस प्राइम से डिवाइड कर दो और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका मीनिंग अभी बता रहा हूँ आपको। ये जो नोटेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर x एक टाइप का फंक्शन है, रिलेशन और फंक्शन वाला टॉपिक हमने पढ़ा नहीं।
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं इसकी जो वैल्यू आएगी ऑलवेज एन इंटीजर, n which is less than or equal to x, मतलब ये जो है ना वो n के इक्वल है और ये जो n है वो x से छोटा या उसके छोटा या उसके इक्वल। इक्वल कब होगा? ध्यान रहे n में इसके लिए यूज कर रहा हूं, इसके लिए n x के इक्वल कब होगा? if x is an integer। किसी भी इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलेंगे इसको। कौन सा इंटीजर? उस दिए हुए x से छोटे जितने भी इंटीजर हैं उनमें सबसे बड़ा। 3/2 है, इंटीजर है? नहीं है? अरे 3/2 इंटीजर नहीं है ना। इससे छोटे इंटीजर कितने हैं? इनफाइनाइटली मैनी। उनमें सबसे बड़ा जस्ट इसके लेफ्ट में, मतलब 3/2 के जस्ट लेफ्ट में जो इंटीजर है तो इसका क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इसका जो ग्रेटेस्ट ये नोटेशन लगती है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस का 9/2 है, क्या इंटीजर है? इसके लेफ्ट में सबसे पहला इंटीजर है -5 या -4 माइनस। बस अब ये यहाँ हाँ पीछे कोई दिक्कत है मेरे से पूछ लिया था, तो खुद डिस्टर्ब हो रहा है, इसको डिस्टर्ब कर रहा है, उस दौरान मैंने बता दिया, वो दोनों से -5 0 है, -1 -2 -3 -4 और माइनस का 5 है। माइनस का 9/2 कहाँ मिलेगा? -5 और -4 के बीच में होगा, बीच में होगा ना। अब इसके लेफ्ट में सबसे पहला इंटीजर कौन है? माइनस। अगर 9/2 होता प्लस का तो इसके लेफ्ट में सबसे पहला इंटीजर कौन आएगा? लेकिन ये नेगेटिव तो नहीं है, नेगेटिव की तरफ से तो निश्चित रहो, क्योंकि n नेचुरल नंबर है, p प्राइम नंबर है, ये नेगेटिव तो नहीं आएगा, वो तो जस्ट मैंने बता दिया। n x के इक्वल कब होगा? मैं आपसे कहूँ 10 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो n आएगा वो x से या तो छोटा होगा या x के इक्वल। तो अब जो बात मैं इसमें कर रहा हूँ n/p का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आई थिंक इसका मीनिंग आप समझ गए। प्लस में नीचे p की पावर से बढ़ाते चलो, n/p² का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, प्लस में n/p³ का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, प्लस में n/p⁴ इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इससे आगे मैं n/p⁵ लेके चलूंगा तो 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 20 और p हमारे पास कितना है? n कितना है? 20 और p कितना है? 2। n/p कितना हुआ? 20/2 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, प्लस में n/p² 20/4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, प्लस में 20/8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, प्लस में 20/16 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और लास्ट में 20/32। इससे अगली टर्म क्या होगी? 20/64। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 आएगा, क्योंकि 1 से छोटा हो गया। अरे 1 से छोटा कोई नंबर है लेकिन रहेगा तो पॉजिटिव ही, ये नेगेटिव आ सकता है अंदर वाला? नहीं, क्योंकि n भी नेचुरल नंबर है और p आपके पास प्राइम नंबर है। तो जब n को मैं p की किसी भी पावर से डिवाइड करूंगा ना तो वो 0 होगा और ना वो नेगेटिव आएगा। लेकिन इससे आगे जो पावर्स जाएंगी वो सारी की सारी 1 से छोटी होती जाएंगे, उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 हो जाएगा। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगले स्टेप में ये तो कितना है? 10 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 10 और से डिवाइड करोगे 5, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5। 20/8 को 5/2 लिख सकता हूँ, 5/2 का मतलब 2.5, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आ गया? 2। उसके बाद 20/16 5/, कितना जाएगा? 4। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा? इन सब का सम कितना आ रहा है? अब यहाँ पर भी हमारे पास 2 की मैक्सिमम पावर कितनी आई थी? 18 आई थी। तो हमारे पास आंसर, ये शॉर्ट ट्रिक आप यूज करोगे।
क्योंकि इस तरीके से निकालने में प्रॉब्लम है। 100 का फैक्टोरियल है, इसमें आपसे कहेगा कि भी 7 की मैक्सिमम कितनी पावर पॉसिबल है, 7 की मैक्सिमम कितनी पावर्स आपको 100 फैक्टोरियल में मिलेगी। मैक्सिमम पावर्स ऑफ 7 विच आर प्रेजेंट इन 100 फैक्टोरियल क्या आएगा 100/7, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 100/7 का स्क्वायर 49, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 100/7 का क्यूब 343, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 आ गया। 100 को 7 से डिवाइड करोगे 14 बिसाइड्स 2/7 आएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आ गया 43। 100/49 2 बिसाइड समथिंग आएगा, 2 बिसाइड्स 2/49 आएगा ना, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा 14 + 2 क्या आ गया। क्लियर, शॉर्टकट मेथड ही अप्लाई करना है इसमें। अगर वैसे आप आ जाएगा इसे लेंथी मेथड से कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। 1 से लेकर 100 तक के जो नेचुरल नंबर्स हैं उसमें 7 के मल्टीपल अलग कर दो बस। 7 के जो मल्टीपल नंबर है उन्हीं में 7 की पावर मिलेगी, बाकी तो वहीं पर 7 की पावर नहीं मिलेगी। 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 एंड सो ऑन वो अलग और बाकी सब अलग। इस तरीके से मैं 7 की मैक्सिमम कितनी पावर को मैं निकाल पाऊंगा यहाँ से 16। अब आपसे कहेगा 80 फैक्टोरियल है, 16 रेज़ टू पावर n से डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाय 16 रेज़ टू पावर n, देन मैक्सिमम वैल्यू है 80 का जो फैक्टोरियल है वो 16 की पावर n से डिविजिबल है, 16 की पावर है, तो n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। क्या करूंगा यहां से मैं इस 80 के फैक्टोरियल में 80 के फैक्टोरियल में 2 की मैक्सिमम पावर निकाल सकता हूं, 16 की पावर नहीं निकालेंगे। अरे ये जो मेथड मैंने यूज किया है n/p, n/p², n/p³, इसमें p का प्राइम होना जरूरी है। मान लो 80 के फैक्टोरियल में 2 की पावर मैक्सिमम कितनी आ गई 60 आ गई फॉर एग्जांपल, तो 16 की मैक्सिमम पावर कितनी बन जाएगी 2 की पावर 4 16 होता है। 2 की पावर अगर 60 है तो 2 की पावर 4 सारे की पावर 50, इसका मतलब इस 80 के फैक्टोरियल में 2 की पावर अगर हाईएस्ट पावर 60 आ रही है तो उसमें 16 की हाईएस्ट पावर कितनी आएगी 50। इसका मतलब जो n हमारे पास है उस n की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, हाईएस्ट वैल्यू n की हाईएस्ट वैल्यू कितनी मिलेगी। कैसे अब इसको निकाल भी लेते हैं। 80 फैक्टोरियल 16 की पावर n से डिविजिबल है, तो इस n की हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, हाईएस्ट वैल्यू पावर्स ऑफ 2 इन 80 फैक्टोरियल। 80/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 80/4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 80/8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 80/16 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 80/32 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और 80/64 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। 80/128 नीचे p की पावर्स बढ़ती जाएंगी, इसकी वैल्यू क्या आ गई, एक स्टेज ऐसी आएगी कि उसके बाद ये सारे के सारे जो इंटीजर पार्ट है वो क्या हो जाएंगे 0। 128 के बाद 256 आएगा, 80/256 का इंटीजर पार्ट भी ये कितना आया 40, ये कितना आया 20, ये कितना आया 10, 5 2 आ जाएगा, 2 आएगा। वैसे 32 से डिवाइड किया 2 बिसाइड्स 16/32
5/2 है। अब 5/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा 2। उसके बाद 80/64 बना के कितनी पावर चाहिए मैक्सिमम 40 20 60 70 75 77 और 78 2 की पावर मैक्सिमम 78 आ गई। लेकिन मुझे 2 की पावर नहीं निकालनी है, मुझे तो 16 की पावर निकालनी है। अब 16 2 का 16 बनाने के लिए 2 की कितनी पावर लेनी पड़ेगी 4।